और दोस्तों, स्टडी विद देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने अलाउद्दीन खिलजी के उत्तरी अभियान पर चर्चा किया था। इस वीडियो में देखते हैं अब दक्षिणी अभियान। दक्षिणी अभियान में सबसे पहले देखते हैं देवगिरी का विजय 1306 से 7 ईस्वी के बीच में हुआ था। तो 1306 ईस्वी में एक वहाँ के राजा थे रामचंद्र देव। तो 1306 ईस्वी का टैक्स देवगिरी का शासक रामचंद्र देव ने नहीं दिया। जब इन्होंने नहीं भिजवाया तब अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर के नेतृत्व में देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए सेनाओं को भेजा कि आप जाइए और उनसे अपना जबरदस्ती टैक्स लेकर के आइए। सेनाओं को भेजा तो मलिक काफूर देवगिरी के शासक रामचंद्र देव और रायकड़ सिंह बघेला की पुत्री देवल देवी को कैद कर दिल्ली ले आया। रामचंद्र देव को भी ले आया और रायकड़ सिंह जो बघेला थी इनकी पुत्री देवल देवी को भी कैद करके दिल्ली ले आया। तब रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता को स्वीकार कर लिया। तब अलाउद्दीन खिलजी ने रामचंद्र देव को राय राहन की उपाधि देकर अपनी अधीनता में शासन करने के लिए देवगिरी भेज दिया। आप जाइए और शासन करिए। और देवल देवी जो बची थी उनकी पुत्र रायकड़ सिंह की देवल देवी का विवाह अपने पुत्र खिज्र खां के साथ कर दिया, क्योंकि वह अति सुंदर विद्वान थी, देखने में अच्छी थी। तो उनका विवाह खिज्र खां के साथ कर दिया। इस तरह से देवगिरी का जो है वो भी समाप्त हो गया। इसके बाद देखते हैं तेलंगाना विजय। तेलंगाना विजय 1309 ईस्वी से 10 ईस्वी के बीच हुआ था। वहाँ का एक शासक था रुद्र प्रताप देव। तो वहाँ काकतीय वंश का शासक था रुद्र प्रताप देव, जिसकी राजधानी वारंगल थी। वह वहाँ का राजा था रुद्र प्रताप देव, जिसकी राजधानी वारंगल थी। काकतीय वंश था, वहाँ उसका शासक था रुद्र प्रताप देव। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने सेनापति मलिक काफूर के नेतृत्व में काकतीय वंश के शासक रुद्र प्रताप देव के विरुद्ध आक्रमण करने के लिए भेजा। मलिक काफूर ने काकतीय वंश की राजधानी वारंगल को घेर लिया और कुछ समय के पश्चात रुद्र प्रताप देव ने धन धान्य और कोहिनूर हीरा मलिक काफूर को सौंप दिया और उसकी अधीनता को स्वीकार कर लिया। तब मलिक काफूर कोहिनूर हीरा को लेकर के अलाउद्दीन खिलजी को दे दिया। इस प्रकार यह भी युद्ध समाप्त हो गया। तो आइए देखते हैं दोस्तों कोहिनूर हीरा की एक दृष्टि। यह गोलकुंडा की खान से प्राप्त हुआ था। रुद्र प्रताप देव ने मलिक काफूर को दिया और मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को दिया। इसके बाद ग्वालियर के शासक विक्रमजीत सिंह के परिवार द्वारा कोहिनूर हीरा हुमायूं को प्रदान किया गया। इसके बाद हुमायूं ने कोहिनूर हीरा बाबर को प्रदान किया। बाबर ने बाबरनामा में लिखा है कि कोहिनूर हीरा की इतनी कीमत है कि पूरी दुनिया को बैठाकर 2 दिनों तक भोजन कराया जा सकता है। इसके बाद 1739 ईस्वी में ईरान का शासक नादिर शाह ने मोहम्मद शाह के शासनकाल में जो कोहिनूर हीरा था, कोहिनूर हीरा को ले जा करके ईरान चला गया। इसके बाद 1809 ईस्वी में अफगानिस्तान का शासक शाह शुजा ने कोहिनूर हीरा महाराजा रणजीत सिंह को प्रदान कर दिया। आप इसको ले लीजिए, शाह शुजा ने। इसके बाद 1848 ईस्वी में गवर्नर जनरल था एक लॉर्ड डलहौजी ने दिलीप सिंह से कोहिनूर हीरा ले जाकर लंदन भेज दिया और लंदन में कोहिनूर के 3 भाग में बांट दिया गया और 2 भाग ब्रिटेन की रानी की ताज में लगा हुआ है और 1 भाग लंदन संग्रहालय में रखा गया है। तो एक दृष्टि है कोहिनूर हीरा की, कहाँ से कहाँ तक यह पहुँचा। तो इसके बाद हमने देखा देवगिरी का आक्रमण और तेलंगाना विजय। अब देखते हैं द्वार समुद्र की विजय जो 1310 ईस्वी में हुआ था। यहाँ होयसल वंश था, एक थे वीरभल्लाल, इनसे युद्ध हुआ था।
तो कर्नाटक राज्य में द्वार समुद्र पर होयसल वंश का शासक बीरबललाल शासन कर रहा था। तो मलिक काफूर ने 1310 ईस्वी में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव के सहयोग से बीरबललाल को पराजित कर अपने अधीन कर लिया। इसके बाद यह भी समझ लो एक तरह से युद्ध था, तो इसकी ये भी विजय एक है, द्वार समुद्र की विजय। बीरबललाल शासन था वहाँ, उसको पराजित, उसको अपने अधीन कर लिया। इसके बाद पांडराज की विजय देखते हैं दोस्तों। 1311 ईस्वी में मलिक काफूर ने बीरबललाल के साथ, जो पांडराज की विजय, मलिक काफूर ने बीरबललाल के साथ 1311 ईस्वी में, पांडराज के शासक थे वीरपांड, पांडराज का शासक था वीरपांड, एवं कुलशेखर को पराजित करके अपने अधीन कर लिया। यह अब की बार बीरबललाल के सहयोग से काम किया था। मलिक काफूर के चले जाने के पश्चात पांडराज अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करके शासन फिर से करने लगा, अर्थात पांडराज की विजय अस्थायी रही, पूरी तरह से जीते नहीं थे। इस प्रकार दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक अलाउद्दीन खिलजी था। उसे दक्षिण भारत से धन तो अवश्य प्राप्त हुआ, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से दक्षिण भारत के राज्यों पर शासन नहीं कर पाया। पूरा धन तो लिया, प्रत्यक्ष रूप से वह शासन नहीं कर पाया था। अब देखते हैं दोस्तों, देवगिरी पर दूसरा आक्रमण 1312 ईस्वी में होता है। देवगिरी पर 1312 ईस्वी में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव की मृत्यु हो गई। जब उनकी मृत्यु हो गई तो उनका पुत्र था शंकर देव, तो अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करके शासन करने लगा कि अब हम किसी के अधीन नहीं रहेंगे, हम स्वतंत्र राज करेंगे। वह राज करने लगा। तब जब यह बात अलाउद्दीन खिलजी को पता चला तो अलाउद्दीन खिलजी मलिक काफूर को 1312 ईस्वी में देवगिरी के दूसरे अभियान पर भेजा। तब मलिक काफूर ने शंकर देव को पराजित करके उसे मार डाला और रामचंद्र देव के दामाद हरपाल को अपनी अधीनता में ले लिया। उनका दामाद था रामचंद्र देव का, यानी मलिक काफूर का जीजा रामचंद्र देव का दामाद था हरपाल, उनको अपनी अधीनता में देवगिरी का शासक नियुक्त करके कर दिया और दक्षिण भारत पर सभी अभियानों का नेतृत्व मलिक काफूर ने किया था। इसके बाद 1315 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी अस्वस्थ होने के पश्चात 1315 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी अस्वस्थ होने के पश्चात देवगिरी से मलिक काफूर को दिल्ली बुला लिया कि आप अब दिल्ली आइए देवगिरी से। तो मलिक काफूर ने कमला देवी, खिज्र खां और मुबारक खां को कैद कर लिया। मलिक काफूर ने कमला देवी, अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था खिज्र खां तथा और मुबारक खां को कैद कर लिया और शिहाबुद्दीन उमर को अलाउद्दीन खिलजी ने अपना उत्तराधिकारी बनाए जाने की घोषणा कर दिया। जब वह नहीं आया, उनको कैद कर लिया, तब शिहाबुद्दीन उमर को अलाउद्दीन खिलजी ने अपना उत्तराधिकारी बनाए जाने की घोषणा कर दिया। तब 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात मलिक काफूर ने शिहाबुद्दीन उमर का संरक्षक शासक बनकर शासन करने लगा। इसके बाद 35 दिनों तक शासन सत्ता का सुख भोग पाया था कि उसी की सेना ने उसकी हत्या करके मुबारक खां को शिहाबुद्दीन उमर का संरक्षक शासक नियुक्त कर दिया। इसके बाद कुछ दिनों के पश्चात मुबारक खां शिहाबुद्दीन उमर की हत्या करके 1316 ईस्वी में कुतुबुद्दीन मुबारक शाह की उपाधि धारण करके शासन करने लगा। मुबारक खां शिहाबुद्दीन उमर की हत्या करके, तो मुबारक खां ने शिहाबुद्दीन की भी हत्या कर दिया था। इसके बाद वह कुतुबुद्दीन मुबारक शाह की उपाधि धारण करके वह शासन करने लगा। इसके बाद दोस्तों देखेंगे हम कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, जो 1316 से 1320 ईस्वी तक शासन किया था। इनका सेनापति था खुसरो खां। खुसरो खां कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी का सेनापति था। मूल रूप से गुजराती गडेरिया था खुसरो खां। तो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी खलीफा की मान्यता को स्वीकार नहीं किया। जो भी खलीफा ने मान्यता दी थी उनको स्वीकार नहीं किया। स्वयं खलीफा की उपाधि धारण किया कि
मैं स्वयं खलीफा हूँ। उसने सेनापति खुसरो खां को गुजराती सैनिक को सेना में भर्ती करने का आदेश दे दिया कि आप सिर्फ गुजराती सैनिक का ही सेना में भर्ती करिए। सेनापति खुसरो खां ने 4000 गुजराती सैनिकों की भर्ती करके अपनी शक्ति को मजबूत कर लिया। 4000 सैनिक को। तत्पश्चात सुल्तान से राजमहल में भी किसी समय मिलने की अनुमति प्राप्त कर लिया कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने दक्षिण भारत के राज्यों पर प्रत्यक्ष रूप से शासन किया। देवगिरी का नाम बदलकर अपने नाम पर कुतुबाबाद रख दिया और बाजार व्यवस्था के नियमों में सरलता ला दिया। जो अलाउद्दीन खिलजी टाइट किया था उसमें सरलता ला दिया। उसने राजस्थान प्रांत में भरतपुर जिले में ऊखा नामक मस्जिद का निर्माण भी करवाया। तो इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार जियाउद्दीन बर्नी ने क्या कहा कि सुल्तान मुबारक शाह खिलजी का दरबार बेस्सों और चाटुकारों का दरबार हो गया था। जो मुबारक शाह थे इनका दरबार बेस्सियों और चाटुकारों का दरबार हो गया था। कभी कभी सुल्तान स्वयं निर्वस्त्र होकर के दरबार में दौड़ने लगता था। इसके बाद 1320 ईस्वी में सेनापति खुसरो खां सुल्तान मुबारक खिलजी की राजमहल के अंदर हत्या करके नासिरुद्दीन खुसरो शाह की उपाधि धारण करके सुल्तान बन बैठा। इसके बाद देख जब नासिरुद्दीन खुसरो शाह आया वह 1320 ईस्वी में शासक बनता है। मात्र 4 माह तक ही बनता है। तो वह उपाधि धारण किया था नासिरुद्दीन खुसरो शाह ने पैगंबर के सेनापति का यह उपाधि धारण किया। इनके गुरु का नाम है निजामुद्दीन औलिया। नासिरुद्दीन खुसरो शाह की गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया है। तो नासिरुद्दीन खुसरो शाह ने अपनी प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए राजकोष से धन का अपव्यय किया और सूफी संत निजामुद्दीन औलिया को भी अत्यधिक धन प्रदान किया। जो यह नासिरुद्दीन खुसरो शाह है अपनी प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए राजकोष से जो राजा का कोष होता था उसी से धन का अपव्यय किया और सूफी संत निजामुद्दीन औलिया को भी अत्यधिक धन प्रदान किया अपने गुरु को। इसके बाद जौना खां ने पश्चिमोत्तर सीमा के सीमा रक्षक गाजी मलिक को संदेश भेजा कि दिल्ली पर हिंदू शासक शासन कर रहा है। जब यह बात पता चली कि यह हिंदू शासक शासन कर रहा है तो जानकारी मिलने पर गाजी मलिक इस्लाम खतरे में है ऐसा कहा। गाजी मलिक ने कहा इस्लाम खतरे में है इसका नारा लगाते हुए दिल्ली प्रस्थान किया और 7 अप्रैल 1320 ईस्वी को नासिरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या करके 1320 में 7 अप्रैल को हत्या करके 8 अप्रैल 1320 ईस्वी को अपना राज्याभिषेक कराया और तुगलक वंश की नींव डाला दोस्तों। तो ये था गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश भी पूरी तरह से खत्म हो गया। इसके बाद अगला वंश आता है दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश, जिसकी वीडियो अगले क्लास में दोस्तों तो मिलती है और बेहतरीन क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।